नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एक राजयोग की। बड़ा प्रसिद्ध राजयोग है गज केसरी योग। गज केसरी योग एक राजयोग की गिनती में आता है। वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे सैकड़ों राजयोग हैं। चंद्रमा से कई निर्मित होते हैं, कई सूर्य से निर्मित होते हैं, कई बृहस्पति से निर्मित होते हैं और कई ग्रहों की युति से निर्मित होते हैं। कई कुछ ग्रहों के इकट्ठा मिल जाने से प्रवज्य राजयोग जैसे कई चीज़ें, और कभी नीच भंग राजयोग बनता है तो कभी विपरीत राजयोग, मतलब बहुत किस्म के राजयोग हैं। उसमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वो गज केसरी योग है। गज केसरी योग कैसे बनता है और कैसे फलित होता है? वैसे तो पंडित लोग जो भी ज्योतिषी हैं जब कुंडली में गज केसरी योग देखते हैं तो वो कह देते हैं कि आदमी बड़ा संपन्न है, समृद्ध है, वाहन युक्त है, इसके पास वाहन भी है, अच्छा घर भी होना चाहिए, जो योग कहता है राजयोग गज केसरी। मगर मेरे अध्ययन में मैं कुछ व्यक्ति ऐसे भी देखे जो बड़ी मामूली हैसियत के आदमी थे और सारी उम्र ही मामूली हैसियत के रहे, मगर गज केसरी योग उनकी कुंडली में था। बल्कि कई बार वो आर्थिक विपन्नता से भी गुजरे, यानी कि आर्थिक रूप से काफ़ी उनको तंगियाँ आई गज केसरी योग होते हुए भी। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके विषय में मैंने फिर काफ़ी अध्ययन किया। तो इसमें लाल किताब ने बड़ी मदद की। उसमें गज केसरी योग अगर आपकी कुंडली में है भी है तो वो कई दशाओं में तो बहुत फल देता है और कई हालात में वो उल्टे का मतलब वो विपन्नता की स्थिति या निर्धनता की स्थिति तक भी ले जाता है। ऐसा कैसे होता है, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है बृहस्पति चंद्र योग की युति या आमने सामने होना, जिसे गज केसरी योग कहते हैं। वैदिक कुंडली में जब बृहस्पति और चंद्र किसी भी घर में इकट्ठे हों तो उसे गज केसरी योग कहा जाता है। गज केसरी का मतलब, गज का मतलब हाथी और केसरी का मतलब सिंह, यानी कि ऐसा व्यक्ति हाथी और सिंह की सवारी करता है या उनको पालने की सामर्थ्य रखता है, यानी कि ये संपन्नता की निशानी है। तो बृहस्पति चंद्र योग है तो लाल किताब में इसे बड़ का पेड़ कहा गया है। बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ जैसे बड़ा घना, छाया और दूध भी देता है, यानी कि उसके पत्ते को तोड़ोगे आप, दूध देता है और छाया बड़ी घनी होती है। तो इसी प्रकार ये दूध देने वाला पेड़ यानी कि छायादार पेड़ बृहस्पति चंद्र का मतलब बहुत ही बढ़िया योग है ये। तो लाल किताब में कैसे ये फल देता है और कैसे मैंने इसका अनुभव किया है, जो मैंने किया वो आपके साथ आज मैं आप शेयर करूंगा। खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में अगर बुध, राहु, शुक्र हों तो, और कुंडली में बृहस्पति और चंद्र इकट्ठे हों, और खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध, राहु या शुक्र हों, तो व्यक्ति के जो पिता पे गुजरती है वो ही उसके अपने पे गुजरती है, यानी कि पिता के जैसे हालात होंगे वैसे ही उस व्यक्ति के हालात होते हैं। गज केसरी होते हुए भी अगर पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, अगर 2, 5, 9, 12 में बुध, राहु, शुक्र है तो बेटे की भी स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। खाना नंबर 4 में अगर कोई पापी ग्रह हो, खाना नंबर 4 में पापी ग्रह का मतलब राहु, बुध, शुक्र, शनि, इन ग्रहों में से कोई ग्रह हो तो जो माता पे गुजरती है जीवन में, जब जैसे माता के हालात होते हैं वैसे ही पत्नी और बहन के हालात होते हैं। गज केसरी योग भी हो और चौथे घर में पापी का ग्रह बैठा हो तो जो माता पर गुजरती है वो ही पत्नी और बहन पे भी गुजरती है। कुंडली में जब दोनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो इनका असर, जो अच्छा असर होता है, वो 16वें साल में देखने में आता है, और 16 से 28 साल की उम्र तक ये जो प्रभाव होता है ये बड़े जोर पे होता है। उसके बाद बृहस्पति थोड़ा सा मंदा पड़ जाता है। मंदे का मतलब खराब नहीं होता, यानी कि बृहस्पति जो फल दे रहा होता है रात में मिलके चंद्रमा के, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, योग चलता रहता है। बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो तो चंद्र का असर बहुत जोर पे होता है। बृहस्पति नंबर 4 में उच्च का होता है और चंद्र भी साथ में हो तो इसमें बृहस्पति का जो असर है बहुत उच्च किस्म का हो जाता है। और बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो तो चंद्र का असर ज़्यादा जोर पे होता है। और अगर चंद्र जहाँ उच्च होता है खाना नंबर 2 में, वहाँ पे ये योग पड़ जाए तो वहाँ बृहस्पति का असर ऊंचा होता है, यानी कि वो पिता के लिए बहुत सहायक हो जाता है। तो जब अपने अपने घरों में उच्च होते हैं तो दूसरे ग्रह को ये मदद देते हैं। जब चंद्रमा बृहस्पति को देखे
लाल किताब में एक देखने की जो दृष्टियों की का तरीका है वो अलग है। जैसे चंद्र पहले घर में हो और बृहस्पति 7वें घर में हो, या चंद्र चौथे घर में हो और बृहस्पति 10वें घर में हो, उसे इस स्थिति को कहते हैं कि चंद्र बृहस्पति को देख रहा है। तो जब चंद्र बृहस्पति को देखे तो हर व्यक्ति को लाभ देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति हर एक व्यक्ति का सहायक होता है। और बुढ़ापे में याददाश्त चाहे उसकी कम हो जाए, मगर आयु के साथ साथ उसका धन और अन्य सुख सारे बढ़ते रहते हैं। ससुराल से और दौलत से उसे खूब विद्या मिलती है। बुढ़ापा आराम से गुजरता है जब चंद्रमा बृहस्पति को देख रहा होता है। धन और समय, सब ऐसे व्यक्ति का सब धन भी अच्छा होगा और समय भी उत्तम तरीके से गुजरेगा जब चंद्र उत्तम अवस्था में हो, यानी कि चंद्र अच्छे घरों में हो। चंद्र के अच्छे घर यानी कि चंद्र 8, 6, 10, 11, 12 में ना हो, बाकी स्थितियों में चंद्र हो तो जो बुढ़ापा और व्यक्ति का जो जीवन है, जीवन अच्छा गुजरता है और बुढ़ापा भी बढ़िया होता है। अगर बुध से बैठे हुए घर से दोनों पहले बैठे हों, यानी कि पहले बृहस्पति चंद्र हो, उसके बाद बुध हो, बुध इनसे पहले घरों में ना हो, तो इनका जो जीवन है वो सारी आयु बहुत ही बढ़िया रहती है और सोने चांदी की तरह चमकती किस्मत होती है जब दोनों अच्छे घरों में हैं। अच्छे घरों का मतलब जहाँ बृहस्पति और चंद्र दोनों अच्छे गिने गए हैं। जैसे कि 10, 11, 12 में दोनों अच्छे नहीं गिने गए और 6 में अच्छे नहीं गिने गए, 8 में अच्छे नहीं गिने गए। कहीं चंद्र बुरा होता है, कहीं बृहस्पति बुरा होता है, मगर जब ये दोनों ही अच्छे हों तब जो किस्मत होती है वह सोने की तरह चमकती है। नहीं तो जो मध्यम है किस्मत का वो प्रभाव रहता है। चंद्र और बृहस्पति मंगल बुध को पूरी सहायता देते हैं जब दोनों 7 से 12 में हो। जब दोनों 7 से 12 में हो और मित्र ग्रह इसके सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य मंगल बुध अगर पहले घरों में 1 से 6 में हो और बृहस्पति चंद्र 7 से 12 में हो, तो ये बृहस्पति सूर्य मंगल बृहस्पति सूर्य मंगल को और बुध को पूरी सहायता देता है। यानी कि इन जो ग्रहों के संबंधी होते हैं, सूर्य अपना आप हो गया, अपनी सेहत हो गया, मंगल भाई हो गया और चंद्र माता हो गई। चंद्र तो माता है ही है और बुध बहन वगैरह, बुआ वगैरह, इन सब के लिए ये लाभदायक होते हैं जब ये जो 7 से 12 हाउस घर में हो और इसके जो मित्र ग्रह हैं वो पहले घरों में बैठे। बृहस्पति और चंद्र दोनों का फल शुभ, दोस्त ग्रहों को मदद देने की शर्त नहीं है जब दोनों 1 से 6 और मित्र ग्रह 7 से 12 में हो। गजकेसरी योग में अगर ये योग 1 से लेकर 6वें घर तक पड़ रहा है और बाद के घरों में 7 से 12 तक सूर्य मंगल और बुध हैं, तो ये खुद अच्छे हो जाते हैं। यानी कि ये योग अच्छा हो जाता है जो उसके संबंधी हैं, जो वो ग्रह हैं सूर्य मंगल बुध को, वो सहायता दें या ना दें। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये कैसे नेक और शुभ और अशुभ प्रभाव अपना कुंडली में देते हैं। खाना नंबर 1 में जब ये चंद्र बृहस्पति हों तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं खुद भी राजा हो और उसका बाप भी राजा हो। हमारे जो गुरु हैं वो कुंडली को ठीक कर देते थे ऐसे ही देख के। हमारे सामने कोई व्यक्ति आया, कहता है, बहुत पुरानी 40 साल पुराने की बात है, तो हम वैसे ही बैठते थे उनके पास, सीखते थे एक तरह से। एक व्यक्ति ने कुंडली दिखाई, उसकी मेरा ख्याल है मीन लग्न की कुंडली थी और बृहस्पति चंद्र लग्न में बैठे हुए। तो ये वैदिक के हिसाब से बहुत बड़ा योग है। 2 योग बन गए इसमें, एक पंच महापुरुष राजयोग जैसे बृहस्पति लग्न में बैठा है अपनी राशि में, और चंद्र के साथ है तो गजकेसरी योग। तो मेरे गुरुजी ने पहले प्रश्न पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं? तो उसने कहा जी मेरे पिताजी तो साधारण क्लर्क हैं या एक साधारण नौकरी करते हैं। कहता तुम्हारे बाबा क्या करते थे? कहते वो भी एक साधारण व्यक्ति थे जी, कुछ ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कुंडली उनकी मतलब कहते ये कुंडली गलत है, तो उन्होंने चंद्र बृहस्पति को 12वें घर में लगा के सारे ग्रह उसी हिसाब से एक एक घर पीछे कर दिया। तो उसने प्रश्न पूछे गुरुजी ने, वो बिल्कुल ठीक थे। तो जब वो हमें कुंडली ठीक करना सिखाते थे कि ये कैसे कुंडली को सवाल जवाब से ठीक किया जाता है, तो तब भी ये समझ में आई कि उसके 2 जो योग बन रहे थे, पंच महापुरुष योग और गजकेसरी योग, दोनों विफल हो रहे थे, क्योंकि वो दोनों
12वें घर में चले गए थे। इस प्रकार ये जो कुछ निशानियों से भी कुंडली को ठीक कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि चंद्र खाना नंबर 1 में हो तो व्यक्ति खुद भी राजा और उसका बाप भी राजा, यानी कि उसके बुजुर्ग भी राजा की हैसियत के, गांव के मुखिया, शहर के मुखिया, विधायक, कुछ ऐसी चीज़ जरूर होनी चाहिए। नहीं तो ये योग मतलब वो गलत है, ये वह कुंडली गलत है। इसमें कुंडली को आप हिला सकते हैं। खाना नंबर 2 में अगर ये योग पड़ा हो तो हज़ारों लाखों के लिए वो साय का काम करता है, यानी हज़ारों लाखों लोगों की मदद करने में समर्थ होता है और करता भी है। और आमदनी और माता का सुख और खेती का सुख, अगर खेती करता है तो खेती की ज़मीन खूब होती है और सुख देती है। माता का सुख सागर लंबा होता है। आय आय उसकी माकूल रहती है और पैतृक संपत्ति में से उसे उसका भाग्य जरूर मिलता है और वक्त पड़ने पे कुदरती सहायता ऐसे व्यक्तियों को मिलती रहती है। खाना नंबर 3 में जब ये गज केसरी योग हो, यानी कि बृहस्पति चंद्र इकट्ठे ये युति हो, तो खुशहाल होता है, भाग्यवान होता है और भाइयों की बहुत मदद करता है। ऐसे कई भाइयों को अपने को वो सेटल कर देता है लाइफ में या उनकी तरक्की में सहायक होता है। खाना नंबर 4 में जो योग है राजा विक्रमादित्य था। कहा है कि वो 32 परियां उसके सिंहासन को लेके बैठती थी, 32 परियां उसके सिंहासन को संभालती थी। तो ऐसा जो बृहस्पति चंद्र योग है जो चौथे घर में सबसे उत्तम कहा गया है। ऐसे व्यक्ति के पास खूब धन होता है, संपत्ति होती है, राजकाज होता है और मानसिक शांति उसकी पूर्ण रहती है। देखिए कि जरा विक्रमादित्य पे 7.5 जब आई तो कितनी विपदा में रहे, मगर वो उनकी जो मन की शांति थी या मन की मजबूती थी वो नहीं गिरी। और उनके जो रिश्तेदार और मित्र होते हैं सब उसको अच्छा फल देते हैं। खाना नंबर 5 में जब ये योग आता है तो इसमें सूर्य का फल अपने आप अच्छा, 5वां घर सूर्य का होता है कालपुरुष की राशि से, तो 5वें घर में बृहस्पति चंद्र अगर इकट्ठे हों तो सूर्य का फल बहुत उत्तम हो जाता है। सूर्य का फल का उत्तम सबसे पहले इसका जो अच्छा असर है वो हमारी सेहत से, स्वास्थ्य, क्योंकि सूर्य सेहत का मालिक है। हमारी सेहत और प्रसिद्धि और रोज़गार, कारोबार, सेहत, प्रसिद्धि और रोज़गार तीनों बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर ये जुति 5वें हाउस में होती है। अगर छठे घर में ये योग पड़ता है तो बुध और केतु कुंडली में, जैसे छठा घर बुध और केतु का होता है, बुध और कुंडली और केतु जैसे भी कुंडली में होंगे उसके अनुसार ये योग होता है। अगर बुध और केतु दोनों अच्छे हैं तो ये योग भी बहुत अच्छा फल देता है। खाना नंबर 7 में अगर ये योग पड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति कमीशन एजेंट, यानी कि कमीशन का काम करे, आड़त का काम करे या कोई हाजिर माल लेके बेचे, जैसे कि माल लिया अभी और उसको बेच दिया तो उसमें उसे काफ़ी फ़ायदा रहता है। खाना नंबर 8 में अगर जब ये योग पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है, ये लंबी आयु देता है और भाई बंधुओं की सहायता करता है। मगर भाई बंधु नेक और दुष्ट दोनों प्रकार के होते हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं। हो सकता है कि बाद में इससे लड़ाई झगड़ा भी करें। खाना नंबर 9 में जब ये योग होता है तो पानी के बजाय दूध से फले वृक्ष की तरह ये काम करता है, यानी कि ऐसा वृक्ष जिसे हमने पानी के बजाय दूध से सींचा हो, यानी कि हर प्रकार से जो भाग्य है वो उत्तम होता है। माता पिता का सुख सागर भी लंबा होता है और अगर वर्षफल में दोनों जब दोबारा खाना नंबर 9 में आते हैं तो जो किस्मत है वो बड़े ज़ोर पे आ जाती है। खाना नंबर 10 में अगर ये योग हो वहाँ पे अच्छा नहीं लिखा गया, क्योंकि वहाँ पे अगर बृहस्पति नीच हो जाता है तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति घमंडी हो जाता है और कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिसमें उसे खून की कमी यानी एनीमिक हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ऐसे कोई बीमारियां हों जिससे कोई खून की कमी हो तो उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा आपको, बाद में बताता हूं कि इसके लिए क्या क्या उपाय होते हैं, वो आपको मैं इसके वीडियो के अभी बीच में ही बता दूंगा आपको। खाना नंबर 11 में अगर ये योग पड़ा हो तो खाना नंबर 3 को देखना पड़ेगा। अगर क्योंकि खाना नंबर 3 अब अगर भरा हुआ है तभी ये योग जागता होगा बृहस्पति चंद्र, नहीं तो दोनों सोए होंगे। अगर खाना नंबर 3 में इसके मित्र ग्रह बैठे हैं तो ये खाना नंबर 11 में ये योग जो है बृहस्पति चंद्र योग यानी गज केसरी योग बहुत उत्तम फल देता है। अगर ये तीसरे घर में बुध हो तो इस योग को खराब कर देता है।
तो तीसरे घर में अगर बुध हो तो, और जहाँ से चंद्र बृहस्पति 11वें में हो, जागे तो होंगे, मगर बुध जहाँ शरारत करता है, तो ऐसे समय में अगर आदमी तोता भी पाल ले, तो तोते की पालना करे या तोता घर में पिंजरे में रखे, तो ये जो योग है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। खाना नंबर 12 में अगर ये योग हो तो शादी के बाद जो आदमी का ये योग का फल है वो कम होना शुरू हो जाता है और दौलत घटनी शुरू हो जाती है। अगर बेटा हो जाए तो बेटे के बाद, जन्म के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाती है। मगर खाना नंबर 12 में जब ये योग होता है तो एक चीज़ देखने वाली है कि आदमी के पास जितनी मर्जी धन संपत्ति हो, मगर वो राजा जनक की तरह त्यागी तबीयत का मालिक होता है, यानी कि पैसा होते हुए भी उसकी पैसे में, धन में रुचि नहीं होती और त्यागशील होता है। अब हम आते हैं इसकी मंदी हालत पे भी। अगर ये योग मंदा फल दे रहा हो, कैसे, किन घरों में और किन स्थितियों में देता है, उस पर चर्चा करते हैं। खाना नंबर 1 में अगर ये योग हो, मंदे हालत में हो, तो व्यापार मंदा होता है। और खाना नंबर 1 में अगर ये बुध केतु के बाद में घर में हो, बुध पहले हो, केतु पहले हो, और ये योग बाद के घरों में हो, तो व्यापार मंदा हो जाता है। मेहनत का फल बहुत कम मिलता है जब दोनों मंदे घरों में हो, यानी कि दोनों के लिए मंदे घर हैं, 10, 11, 12, ये 6, 8 इनमें बैठे हों, तो मेहनत का फल है जो वो पूर्ण उसको नहीं मिल पाता। जब कभी शनि या शुक्र या बुध इनका सामान घर में लाया जाए, यानी कि शादी हो या मकान बन जाए, या बुध का सामान यानी कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर घर में आ जाएं, तो माता पिता की सेहत के लिए ये हानिकारक रहता है और आर्थिक उन्नति है उसको भी रोक देता है। जब शनि मंदा हो तो ऐसे व्यक्ति की जो आशाएं होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं, वो निराधार होती हैं। वो जो भी आशा करता है वो उसको बिल्कुल चीज़ नहीं मिलती। अगर जबकि ये युति हो और वहाँ पे कुंडली में शनि मंदा हो, मंदे घरों का शनि, आप मेरा शनि का वीडियो देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि शनि किन घरों में मंदा होता है। खाना नंबर 2 में अगर ये योग पड़ा हो और राहु बुध के साथ मिल जाए, तो या चंद्र खराब हो जाए, तो साली के साथ आने से, अगर खाना नंबर 2 में ये जुटी हो और राहु और बुध साथ इसके कहीं भी मिलते हों, तो अगर साली घर में आके रहने लगे तो मुसीबत पे मुसीबत खड़ी होनी शुरू हो जाती है और नज़र भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। नज़र विशेषकर तब कमज़ोर होती है जब दोनों की जुटी खाना नंबर 2 में हो और बुध खाना नंबर 6 में। बुध खाना नंबर 6 में हो, ये जुटी नंबर 2 में हो, तो बुढ़ापे में जो नज़र है काफ़ी ख़राब होती है। कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद या आँखों के दूसरे ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। खाना नंबर 3 में अगर ये योग बैठा हो तो भाई, रिश्तेदार, बुध के रिश्तेदार यानी कि बहन, बुआ और भतीजे, इनसे उनको नुकसान होता है। अगर खाना नंबर 3 में ये योग बुध के घर में हो और बुध भी वहाँ पे ख़राब हो। खाना नंबर 6 में अगर ऐसा आदमी जन कल्याण के काम करता है या जन कल्याण के कामों के लिए अगर उसकी अपनी ज़मीन हो, उसमें वो कुआं या ऐसा हैंड पंप जिससे लोग पानी भरते हों वो लगाता है, तो वो उसे भी नुकसान देता है, और जो वो उस कुएँ का या हैंड पंप का पानी लेके जाते हैं उनको भी नुकसान होता है। ये विशेष देखने वाली बात है। और इसमें अगर पानी लगाना हो तो कहाँ लगाते हैं ये अभी बताता हूँ आपको मैं। खाना नंबर 7 में अगर ये योग जुती पड़ जाए, खराब हो, तो चंद्र का समय 6, 12, 24 साल, इस आयु में जो माता पिता हैं दोनों की सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। धन दौलत शादी के दिन से घटनी शुरू हो जाती है अगर ये जुटी साथ में घर में हो और अच्छी ना हो। अच्छी का मतलब 2, 5, 9, 12 में शनि के दुश्मन हो या 4 में चंद्र के दुश्मन हो, चंद्र के खाना नंबर 8 में अगर ये योग पड़ जाए तो भाइयों से उसकी इतनी लड़ाई हो जाती है, यानी कि मरने मारने पे भाइयों से धन के लिए झगड़ा होता है, जिसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट की नौबत तक आ जाती है। खाना नंबर 9 में अगर ये जुटी हो और आदमी लड़की का धन खाए, यानी कि लड़की का पैसा लेके वापस ना दे और या लड़की को बेच दे, लड़की की कीमत वसूल करे,
तो हर तरह से बर्बादी शुरू हो जाती है। खाना नंबर 10 में अगर ये जुती हो तो बाप के पास, माँ बाप के पास जितना मर्जी धन दौलत हो, मगर उसके लिए कुछ नहीं छोड़ के जाते। उसके लिए जो सोने की ईंटें हैं, तो जब उनके मरने के बाद, माँ बाप के जाने के बाद, गुजरने के बाद, वो जो ईंटें हैं वो पत्थर की बन जाने की, उनके जो माँ बाप का पैसा है विरासत में उसे कुछ नहीं मिलता, और वो दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाला व्यक्ति होता है। गज केसरी योग 10वें घर में होते हुए भी अगर अच्छा ना साबित हो रहा हो तो ऐसा व्यक्ति देने की बजाय मांगने वाला बन जाता है। खाना नंबर 11 में अगर ये दोनों ग्रह हों तो बृहस्पति और चंद्र दोनों ही बेबुनियाद बल्कि बर्बाद, यानी कि पिता की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, अपनी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। तो उसमें क्या करना चाहिए कि लड़की, बहन, बुआ, मौसी, गाय, स्त्री, नाना, नानी, इनकी सेवा करनी चाहिए। इनकी सेवा करने से बृहस्पति चंद्र नंबर 11 में हों तो ये अगर अच्छा रिजल्ट ना दे हों तो इन रिश्तेदारों की सेवा करने से या उनको गिफ्ट वगैरह देने से ये योग अच्छा हो जाता है। खाना नंबर 12 में अगर ये योग पड़ा हो तो जिस दिन शादी होती है व्यक्ति की, उसी दिन से आर्थिक स्थिति उसकी बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर 12वें घर में हो तो हम शादी ना करें। तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए अगर ऐसी स्थितियों में इस 12वें घर में अगर बृहस्पति चंद्र हो तो उसे ठीक करने के लिए, ताकि शादी के बाद उन्नति ही बनी रहे, उसके लिए अब क्या हो मैं आपको अब अपने उपायों में बताता हूँ। खाना नंबर 10 में अगर ये जुटी हो और जैसे मैंने कहा कि माँ बाप से पैसे नहीं मिलते, माँ बाप की सेहत खराब रहती है, या आदमी हाथ फैलाने वाला ऐसी स्थिति हो जाए, तो उसमें तांबे का पैसा अगर चलते पानी में डालना शुरू कर दे, तांबे का साबुत पैसा, गली वाला नहीं, छेद वाले पैसे भी आते हैं, साबुत पैसा अगर वो कुछ दिन चलते पानी में डालता है तो ये उसको सहायता मिलती है। या जिन 10वें घर में ये जुती हो तो गाहे बगाहे कभी कभी वो चलते पानी में कुछ दिन पैसा फेंकते रहे, ताकि ये जुती पूरे मतलब पॉजिटिव रूप से काम करे। अगर ये चंद्र और बृहस्पति कहीं भी कुंडली में आमने सामने हैं, यानी कि 1-7 या 4-10 ऐसे में, और ये पूरा योग काम ना कर रहा हो, तो काले और सफ़ेद रंग का हकीक पत्थर बड़े सस्ते आते हैं। काले और सफ़ेद रंग के हकीक, काला दो रंग का पत्थर, उसको पेंडेंट में अगर बनवा के आप गले में पहने तो इससे भी ये जो गज केसरी योग है, जब चंद्र बृहस्पति आमने सामने हो तो उसमें ये बड़ा फ़ायदा करता है। खाना नंबर 6 में अगर ये जुती ठीक काम ना कर रही हो तो हॉस्पिटल या शमशान में पानी की व्यवस्था करना, तो वहाँ पानी का आप पंप लगा सकते हैं या कोई पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, तब ये जुती खाना नंबर 6 में ये ठीक फल देती है। पहले बताया था मैंने कि खाना नंबर 6 में अगर अपने घर में कुआं लगाए या हैंडपंप लगाए जिसको लोग इस्तेमाल करें तो दोनों को नुकसान होता है, मगर ये पानी की व्यवस्था अगर शमशान या अस्पताल में करते हैं तो ये फ़ायदेमंद हो जाता है। अगर खाना नंबर 12 में, जैसे मैंने बताया था कि शादी के बाद आर्थिक उन्नति रुक जाती है या घर की हालत ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में अपने ही घर में, वो अपने घर की आंगन में या कहीं भी ज़मीन में, जो अपनी चारदीवारी के अंदर, घर के अंदर, एक चांदी का खाली बर्तन, छोटी सी चांदी की कटोरी ले लें या छोटी सी जोत ले लें, चांदी का कोई भी बर्तन, वो अपना जोत का मतलब जिसमें वो ना हो, जो जाने की छोटी छोटी कोलियाँ मिलती हैं जिनमें हम जोत भी जला देते हैं, जो छोटी छोटी कटोरी सी छोटी से छोटी आप लेके अपनी ज़मीन में, घर की ज़मीन में दबा दें, तो ये चंद्र बृहस्पति जो 12 नंबर में, खाना नंबर 12 में जो ये निष्फल हो रहे थे या उन्नति को रोकते थे, तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और आपकी आर्थिक संपन्नता फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार छोटे छोटे उपायों से आप इस जुति को अगर ख़राब हो रही हो या निष्फल हो रही हो तो उसको किन घरों में होती है ये मैंने बताया, और उन घरों के लिए छोटे छोटे उपाय भी बताए। ये बड़े अनुभव से मैंने उपाय ये इन पे अनुभव भी किया है, करवाए भी हैं, इनसे खूब फ़ायदा होता है। तो आशा है आपका आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मगर आशा आप पसंद करेंगे। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।